नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। आप इस हमारे जो सुपर गोल्ड बोरस है, इसको सक्रिय करना चाहते हैं, इसके जीवाणुओं को, इनके फंगस को या इसकी जो रासायनिक संरचना में वृद्धि करना चाहते हैं, यानी कि इसको निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में लाना चाहते हैं, तो इसको बहुत सहजता से आप कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बनाया, आप इस पाउडर का प्रयोग सीधे-सीधे अपने खेती में कर सकते हैं और खेती में यदि प्रयोग करना है तो पहले खेत में पानी छोड़ना पड़ेगा, इरिगेशन करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी और जब उसमें पर्याप्त पानी हो तब इसका छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि आप यूरिया का करते हैं। लेकिन यूरिया और इसमें एक अंतर है, यूरिया को आप पहले छिड़कते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, लेकिन इसमें पहले पानी देना है और फिर इसको छिड़कना है। इस छिड़काव में इसकी जो मात्रा है, समान सक्रिय अवस्था की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा रह जाती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, तब आपको 2.5 से 3 किलो इस पाउडर की प्रति एकड़ की जरूरत पड़ती है और एक फसल में इसको कम से कम 2 बार प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन शुरू में मैं कहता हूँ कि आप इसका प्रयोग सिंचाई के माध्यम से, यदि आपके खेत में फसल खड़ी हुई है, साग सब्जियां खड़ी हुई हैं या आपके फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, उसी समय इसकी शुरुआत करिए और जब वो फसल कट जाए और दूसरे की तैयारी करें, तो तैयारी में जब उसको आप सिंचाई करते हैं अपने खेत की, तो उसमें इसका प्रयोग करें, क्योंकि तब इसके जो जीवाणु हैं, वहाँ जो आपके फसल के अवशेष रह गए, जटिल कार्बनिक संरचनाएं रह गई, उनका डिकम्पोजिशन करके उसके पोषक तत्व वृद्धि करेंगे। तो ये सीधा सा प्रयोग है। दूसरा, यदि आप इसको सक्रिय रूप में इनकी संख्या बढ़ा के इसको सक्रिय अवस्था में लाके करना चाहते हैं, तो उसकी दूसरी उपयोग की प्रक्रिया है। तो सक्रिय अवस्था में कैसे लाएंगे? तब इसकी आवश्यकता है कि आप 200 किलो, 500 किलो, जितना भी लीटर के ड्रम हो, तो उसमें इसको 3 से 4% की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि यदि आप 1000 लीटर के पानी में इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप इसकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1000 लीटर में इसके 500 मिलीग्राम की 500 ग्राम की आवश्यकता है, यानी कि नहीं, 300 ग्राम की आवश्यकता है। 3% आपके लिए सफिशिएंट है। 3 से 1 आध परसेंट ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ तो ऑर्गेनिक संरचना आप देंगे, कुछ तो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों की आपूर्ति करोगे। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता रहती है, हम बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते, कमजोरी महसूस करने लगते हैं, हमारी ग्रोथ एक तरह से रुक जाती है। ठीक इसी तरह से इन जीवाणुओं को विकसित होने के लिए, अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बनिक पदार्थ। मिट्टी में या सामान्य प्राकृतिक स्थिति में तो ये जो फसलों के अवशेष हैं या फिर गोबर आदि है, गोबर तो एक इन जीवाणुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गोबर में कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, ग्लूकोज संरचना भी रहती है, प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है, उसमें कई खनिज तत्व भी रहते हैं। तो इसलिए गोबर का आप सीधे सीधे प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम गुड़ का प्रयोग भी करते हैं, गुड़ की चाशनी बना के इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने 1000 लीटर में यदि 1000 लीटर पानी लिया है और 250 से 300 ग्राम के आसपास इस गोरस का प्रयोग किया है, तो उसमें आपको 250 से 300 ग्राम के आसपास गुड़ की आवश्यकता है। गुड़ की जगह आप गन्ने का रस भी ले सकते हैं। आप उसकी जगह 24 से 36 यानी कि 2 ढाई दर्जन के आसपास पके हुए केले ले सकते हैं। तो उनको केलों को मथर के आप उसमें डाल सकते हैं। इनसे भी इनको अपनी जो आवश्यकता की ऊर्जा सहजता से मिल जाती है। इसके अलावा आप उसमें गेहूँ का आटा डाल सकते हैं, लेकिन गेहूँ के आटे से ज़्यादा इसमें प्रभाव देने वाला है जौ का आटा। तो जौ का आटा डाल सकते हैं और जौ के आटे को जब डालें, तो उसमें मिक्स करने से पहले उसका जो छिलका है, कपड़े में बांध के उसको डालेंगे तो छिलका बाहर आ जाएगा। अन्यथा छिलकों को डिकम्पोजिशन होने में आटे की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। तो छिलके आप जो तरल बनाने जा रहे हो या मिक्सचर बनाने जा रहे हो, उसमें तैरते रहेंगे। यदि आप स्प्रे से या किसी चीज़ से छिड़काव कर रहे हो तो आप परेशानी खड़ी करेंगे। तो आप उसको पहले छान लें या जब पूरी तरह से तैयार हो जाए तब उसको छान के प्रयोग करें। तो जौ का आटा इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप गेहूँ का आटा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। चावल इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आजकल चावल पॉलिश्ड मिलता है, उसमें किसी तरह के फाइबर्स नहीं रहती है, उसमें किसी तरह की परत की संरचना नहीं है, तो वो जितना डालोगे लगभग 100% वो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा।
आटे में भी 100% डिसॉल्यूशन नहीं होती, क्योंकि आटे में भी चूरी का कुछ अंश रहता है। तो आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं, आप अरारोट का प्रयोग कर सकते हैं, और गुड़ की जगह मैं बताना भूल गया, गुड़ की जगह आप ग्लूकोज का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर सूर्य का प्रयोग कर सकते हैं, मोलेसिस का। जैसे जो गन्ना से आप गुड़ बनाने की प्रक्रिया में होते हैं और पहले उसकी कचरे को बाहर निकालते हैं, उसको मोलेसिस कहते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजों का इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूँ, यदि आपके यहाँ एक चीज उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह आप दूसरी चीज का उपयोग कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में गन्ना सहजता से मिलता है, गन्ने का प्रयोग कर सकते हैं। केला सहजता से उपलब्ध है और सस्ता है, वहाँ केले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में अनानास हो जाता है, तो अनानास के पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जूस का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो उसमें नारियल पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो मल्टीप्लाई जीवाणु को होना है, उनको ऊर्जा की आवश्यकता है। और उसमें चाहो तो आप गोबर, गाय का गोबर डाल सकते हैं, गोबर, उसमें छाछ डाल सकते हैं। तो ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान करने के कार्य होते हैं। तो अब दूसरी बात हुई कि आपने ये मिक्सचर बना दिया। अब मिक्सचर बनाने के बाद यदि ये जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाएंगे, तो उस ड्रम के अंदर भी हमारे वातावरण से नाइट्रोजन सोखेंगे, दूसरी चीजों को सोखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे, तो वहां सक्रिय हो जाएंगे। तो वहां वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के मीथेन आदि गैस बनाना शुरू कर देंगे, या फिर नाइट्रोजन सोख के यूरिया आदि बनाना शुरू कर देंगे। तो उसको रोकने की, क्योंकि नाइट्रोजन यदि ये बाहर से ले रहे हैं तो उनकी व्यस्तता उसमें हो जाएगी, वो पे मल्टीप्लिकेशन पर कम ध्यान देंगे। तो ऐसे में यदि इसको ऑक्सीजन रिक्त कर दिया जाए, वातावरण से काट के इसको टाइट कर दिया जाए, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन बिना ऑक्सीजन वातावरण में तेजी से होती है। तो उसमें भी कर सकते हैं, वैसे आप खुले खुले रूप में भी कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करना, सक्रिय करना है, दोनों अवस्था है, वायु रहित और वायु सहित। तो पहली चीज मैंने बताई कि उसका मिक्सचर तैयार करना है, ऐसा बर्तन लेना है जो एयर टाइट हो सके, या फिर यदि एयर टाइट ना हो तो कम से कम उसे कपड़े आग से तो बांध के रख सकते हो, कि ताकि उसमें कोई अनवांटेड संरचना ना जाए, कोई कीड़ा, मिट्टी, धूल, कीड़े मकोड़े उसमें ना गिरे। वैसे कीड़े मकोड़ों से इसको कोई नुकसान नहीं है, ये कीड़े मकोड़ों के शरीर को भी खत्म कर देता है, डिजोल्व कर देता है। तो अब बात रही कि इसको सक्रिय अवस्था में आने में कितने दिन का समय लगता है। तो उसके लिए जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ का टेम्परेचर है, और जो आप ऊर्जा प्रदान करने का पदार्थ ले रहे हैं, आप गुड़ ले रहे हैं, आप चावल ले रहे हैं, आप जौ ले रहे हैं, या दूसरी चीजें ले रहे हैं, उनकी उनकी जो कंपोजिशन है, उस पर इनकी जो सक्रियता में आने की स्थिति निर्भर करती है। तो उसको 48 से 15 दिन का समय भी लग जाता है, उससे ज़्यादा समय भी लगता है, और जितना देरी से आप इसका प्रयोग करेंगे उतनी उसकी सक्रियता बढ़ती है। तो आप कम से कम उसको 72 से 90 घंटे के बाद उपयोग ला सकते हैं, 7 दिन के बाद उपयोग ला सकते हैं, 15 दिन के बाद उपयोग ला सकते हैं। जितने दिन के बाद उपयोग लाएंगे उतनी इसकी कम मात्रा आपको जरूरत पड़ेगी, और उसका प्रभाव ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से ज़्यादा दिखाई देगा। तो आप सक्रिय बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। सक्रिय करने का और प्रयोग करने का माध्यम वही है कि जब भी पानी देंगे तो पानी मिक्स करके दीजिए, और यदि आप सीधे सीधे पाउडर रूप में कर रहे हो तो वहाँ 3 से 5% की मात्रा आप पानी में घोल के देते हो। यदि आपने सक्रिय अवस्था में लाके लिक्विड बना के इसका प्रयोग करना है, तो आवश्यक जो जरूरत है वो यहाँ भी 3 से 5% की आवश्यक है। आप पानी में 3 से 5% उस तरल को मिक्स कर दीजिए, और फिर एरीगेशन के माध्यम से अपने खेतों में छोड़ दीजिए। और इसका प्रयोग भी यदि आप खेत की तैयारी के समय करेंगे, या आपकी फसल लगी हुई है उसी समय से करेंगे, तो उसका परिणाम बहुत सहजता से मिल जाएगा, कि वहाँ जो भी इनको ऑर्गेनिक संरचनाएं मिलेंगी, कार्बनिक तत्व वहाँ मिलेंगे, उनके डिकम्पोजिशन से वो आपकी मिट्टी का सुधारना शुरू कर देंगे। मिट्टी की जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें वृद्धि करना शुरू कर देंगे। मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, या दूसरे खनिज तत्व हैं, उनकी मात्रा में वृद्धि शुरू कर देंगे। तो आप इनका प्रयोग खड़ी फसलों के साथ करिए, या फिर यदि आप फसल लगाने से पहले, बोने से पहले करते हैं, तो कम से कम 2-3 बार इसको बोने से पहले कर लीजिए। उसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आपकी जो विश्वास है इस पदार्थ पर,
और दृढ़ होगी। तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। एक इसका प्रयोग करने का एक तीसरा रास्ता और भी, तीसरा तरीका और भी है, उसका उल्लेख मैं आगे करूँगा। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लिए। और यदि आपको किसी विषय में ज़्यादा जानना है, किसी विषय को लेकर शंका है, तो निसंकोच मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप कितनी ज़मीन है, उससे मुझे कुछ लेना नहीं, ना मैं बेचना चाहूँगा। पहले आप 100 मीटर, 200 मीटर की कोई क्यारी ले लीजिए। आप उसमें फसल लगाते हैं, साग-सब्ज़ी लगाते हैं, तिलहन लगाते हैं, फल लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो उस छोटे से क्षेत्र में इसका प्रयोग करके देखिए। इस दौरान आप अपनी खेती का जो शेष हिस्सा है, जैसे करते हैं, उससे करते रहिए और मात्र 3 महीने तक इसका प्रयोग करके उस क्यारी का प्रभाव देखिए। आपको 3 महीने में इसका परिणाम दिखाई देने लग जाएगा। जो फसल होंगी, जो पेड़-पौधे होंगे, उनका विकास, उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनकी जो फ्लावरिंग है, उन पे जो फल-फूल, साग-सब्जियाँ लगेंगी, उनकी उनकी वजन, उनका यील्ड, उनकी खराब होने की दर, उस पे रोगों का आक्रमण, इन सब की विविधता आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और यदि आपका विश्वास दृढ़ होता है, तो निश्चित रूप से फिर अपने ज़्यादा खेतों में इसका प्रयोग करके देखिए। तो हमारा प्रयास है कि आपके माध्यम से आपकी अधिकतर भूमि बिना किसी रसायन के हो सके, बिना किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से हो सके, ताकि आप भी स्वस्थ हो सकें, हमारा देश भी स्वस्थ हो सके। और जिस तेजी से हमारे देश में, हमारे समाज में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, उसको रोकने में हमें कामयाबी मिल सके। धन्यवाद मित्रों।